सागर और उसका दोस्त विनय अपने ऑफिस के बाहर एक जो चाय की टपरी होती है वहां पर खड़े शाम के समय में चाय पी रहे थे। ब्रेक के लिए आए थे। अभी दोनों बातें कर रहे थे। विनय की शादी होने वाली थी और इसके रिगार्डिंग ही बातें हो रही थी कि भाई अब खर्चा बहुत होगा, कहीं लोन का अरेंजमेंट हो जाए या फिर कैसे कैसे अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि जो सागर हैं वो पहले से शादीशुदा थे। तो जो अरेंजमेंट्स में क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, किस किस तरीके से करने हैं, कुछ उनसे सलाह ली जा रही थी। अभी ये बात कर रहे थे कि एक आवाज़ आती है कि जो गुंजाइश है वो दे दो। अब जैसे ही ये दोनों मुड़ के देखते हैं तो इनके सामने काले कपड़ों में एक इंसान नजर आता है, जिसको हम आमतौर पर फकीर कहते हैं, कुछ मंगता भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको बाबा भी बोल देते हैं। जिसकी जैसी धारणा वो वैसा ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर लेता है। देखने में कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे थे और अभी इससे पहले कुछ सागर बोल पाता विनय कहता है, अरे बाबा हमारे पास पहले कुछ नहीं है और आप ऊपर से आप आगे कुछ नहीं हमारे पास, जाओ आप आगे। अब वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, पैसे नहीं देने तो कुछ खाने के लिए तो दे दो। अब इतनी बात सुनकर विनय थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बाबा आपको बोला ना कि नहीं है कुछ भी, ना खाने को है ना कुछ पैसा है, जाओ आगे। ना जाने कहाँ कहाँ से चले जाते हैं, काम धंधा कुछ करना नहीं और यही काम रह गया है, बस चलते फिरते मांगते जाओ शाम तक। सागर तुझे पता है हमसे ज़्यादा इनके पास पैसे होते हैं। सागर अब बोलता है विनय को, विनय कोई बात नहीं। अच्छा बाबा जी बताओ, आप सच बताना, आप क्या करोगे, पैसा लेना चाहते हो या खाओगे? विनय कहता है अरे भाई सागर। सागर कहता है रुक यार, बाबा बताओ पैसे लेने हैं या फिर आपने खाना खाना है? अब बाबा बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें यही लगता है कि हम पैसे रात को इकट्ठे करके ऐश करते हैं, अय्याशी करते हैं, तो खाना खिला दो, वो भी जो तुम कहो। चाहे तुम रूखी सूखी रोटी खिलाओगे हम वही खा लेंगे, भूख लगी है। अब इन्हें जो शॉप होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत मैगी वगैरह का भी जैसे होता है, हल्के फुल्के स्नैक्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बाबा जी जो बोल रहे हैं भरपेट खिलाओ, चाय पिलाओ और जो भी बिल होगा मेरे खाते में लिख देना। अब विनय इसके बीच बीच में कई बार टोकने की कोशिश करता है, अरे भाई तुझे इन लोगों का नहीं पता, इन लोगों का नहीं, तो सागर उसको चुप कराता रहता है। और अब जब बाबा जी को बैठ जाते हैं, इनकी चाय खत्म हो जाती है, बाबा जी बैठ जाते हैं, तो ये दोनों फिर अपने ऑफिस की तरफ चलने लग पड़ते हैं। और विनय कहता है यार क्या सागर है यार, तुझे भी पता ना कि ये प्रॉपर एक गैंग रन करता है और तू उसके बावजूद इन लोगों को ऐसे अकोमोडेट करेगा तो ऐसे इन लोगों की तादाद बढ़ती है। सागर कहता है कि भाई बात ऐसी है कि पैसे और खाने में से अगर जिस पर्सन ने खाने को चुना है ना तो वो सच में भूखा था। पैसे की भूख होती तो एक सेकंड भी ना लगाता वो पैसा मांगता। कहता बात तेरी भाई समझता हूँ, उसको लगा होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि पैसे वाला सिस्टम ना चले तो मैं खाना खा लेता हूँ, कुछ तो मिलेगा। सागर उसकी तरफ हंस के कहता है कि अच्छा तू बता, रात को की तरह क्या सीना, तू अब कहीं मतलब अपने फैंसी के साथ घूमने वगैरह तो नहीं जा रहा? कहता नहीं नहीं भाई, क्यों क्या हुआ? अच्छा मूवी देखे रात को? कहता हाँ देखते हैं। तो कहता कौन सी मूवी देखेंगे? और सागर कहता है एक है मूवी दिखाता हूँ तुझे। तो कहता मतलब देखने जानी है या तू दिखाएगा? तो कहता नहीं नहीं मैं तुझे दिखाऊंगा, तेरे फ्लैट पे आता हूँ। कहता हाँ आजा भाई आजा। तो कहता वैसे मूवी तो बता कौन सी है? सागर कहता है प्रेत बाबा। कहता यार प्रेत बाबा, ये कैसी मूवी हुई, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं। तो कहता बस यही तो मज़ा है ना, जब तुझे दिखाऊंगा फिर पता लगेगा। अब ये कहता भाई शादी होने वाली है, एब्सोल्यूट हॉरर शुरू होगा, उससे पहले तूने हॉरर मूवी दिखानी शुरू कर दी। तो सागर कहता है नहीं नहीं भाई, हॉरर है लेकिन मज़ेदार। और सागर कहता है नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, तू भी याद करेगा। अब ये अपने ऑफिस में चले जाते हैं। एक्साइटमेंट पीक पर हो चुकी थी विनय की। प्रेत बाबा कभी नाम कभी सुना नहीं। बीच बीच में वो गूगल में सर्च कर रहा था, प्रेत बाबा इस नाम की तो कोई मूवी है ही नहीं, कुछ नामो निशान तक नहीं है। तो फिर वही ये मूवी कहाँ से आ गई? अब इससे पहले कि इस फिल्म के बारे में कुछ पता लगे, क्या ये सच में फिल्म थी, इस बात पर भी तो संशय है। क्योंकि विनय ने इंटरनेट की खाक शान मारी लेकिन उसको कोई फिल्म दिखाई नहीं दी। तो फिर ऐसी क्या चीज़ थी जो खास तौर पर सागर विनय को दिखाने वाला था? और ऊपर से एक
बाबा की बात शुरू होने पर, यानी प्रेत बाबा कुछ इससे मिलती जुलती है क्या, ये तो नहीं पता था विनय को। यही जानने के लिए तो वो इंतज़ार कर रहा था रात होने का। लेकिन आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ये बहुत बुरी बात है। अब जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, लाइक करेंगे, हाइप करेंगे चैनल को, और पुश मिलेगा ऊपर जाने को। साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, चाहे वो क्रिटिकल फीडबैक हैं, चाहे वो नॉर्मल अप्रिशिएशन फीडबैक हैं, कुछ भी है, चाहे हेलो है, चाहे आपके शहर का नाम, आपकी स्टेट का नाम, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए अपने आप की, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइए। इसी के साथ ही शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। खैर, अब हम बढ़ते हैं इस किस्से के अगले और सबसे क्रूशियल पार्ट की ओर। अब सागर का इंतज़ार हो रहा था विनय को। सागर कुछ जल्दी ऑफिस से चले जाता, उसको कुछ काम था, और जाते जाते विनय को कहता है रात के लिए तैयार रहना। कहता ठीक है भाई, इसी की तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे भाई ऑफिस से छुट्टी मिले और बाद में फिर तेरा इंतज़ार हो। अब विनय तकरीबन अपना अरेंजमेंट कर चुका था साथ में, आप समझ सकते हैं किस बात का, कि चखना वगैरह सब कुछ, की भाई आज तो देखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होगी, कौन सी मूवी है दिखाने जा रहा है। खैर अराउंड कुछ 9 बजे के आसपास सागर आ जाता है, और कल संडे था तो भाई यही प्लान था कि रात में तेरे फ्लैट में रुक जाऊंगा, सुबह जाएंगे। सो अरेंजमेंट पूरा हो चुका था। आने के बाद ये थोड़े बहुत अपना खाते पीते हैं, और उसके बाद सागर कहता है कि चल भाई काउच पर बैठते हैं, सोफे पर आराम से बैठ के मूवी देखते हैं। सागर कहता नहीं नहीं नहीं, मूवी ये देखने वाली मूवी नहीं है, ये सुनने वाली मूवी है। कहता है यार क्या बात, क्या, अरे यार क्या तू घुमा फिरा है सागर, अब मेरी ना एक्साइटमेंट जो है वो सारी तू बर्बाद मत कर। तूने मूवी कही थी, उसी चीज़ में मैं मूवी देखने के लिए बैठा हूँ, अब मुझे नहीं पता भाई तू क्या कर रहा है, सुनना है। कहता नहीं भाई देख, आमतौर पे जो फिल्में होती हैं वो क्या होती हैं। कहता फिल्में होती हैं, नहीं नहीं मतलब होती तो फिल्में जो हैं वो कुछ 90%, या जो बायोग्राफीज ना हो तो फिल्में क्या होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, स्टोरी मतलब होती है, असलियत नहीं होती, लेकिन असलियत से ताल्लुकात रखती है। लेकिन जो आज मैं तुझे किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल असली किस्सा है, यूँ कहें कि मेरे आंखों देखी, मेरे घर में हुआ किस्सा। अब विनय कहता है मतलब कोई फिल्म नहीं है। सागर कहता है फिल्म ही तो है। कहता है यार क्या बकवास कर रहा है, कौन सी फिल्म है, फिल्म तो कह रहा है अभी दिखानी है, अब सुनानी है। कहता है इसके बाद तू रिग्रेट नहीं करेगा कि जो मुझे सागर ने सुनाया और क्या सुनाया। और हाँ, जो शाम को तेरा एक सवाल था ना कि ये गैंग है बाबुओं का, सब मानता हूँ तेरी बात, बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इस किस्से को सुनने के बाद तू अपनी सोच को बदलेगा, कम से कम कुछ हिस्सों में। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के सभी ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सों में। खैर अब सागर कहते हैं कि भाई ये किस्सा है मेरे ही घर का, मेरे घर का मतलब मेरी बिल्कुल एब्सोल्यूट, मेरी बिल्कुल फैमिली का नहीं, मतलब जैसे माता पिता और उसमें, लेकिन अब बिल्कुल फैमिली पास में, जैसे चाचा ताया के बीच के। कहते भाई हरियाणा में मेरे 3 चाचा जी हैं, मेरे पिताजी सबसे बड़े, उसके बाद 3 चाचा जी हैं, और जो सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं ना, उनके घर में बैठा हुआ था। अब खुशियाँ मनानी थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, गांव में उनका घर था, और घर बहुत बड़ा, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा घर। और जैसे जॉइंट फैमिली में रह रही है, और हमारी जो फैमिली है काफ़ी रिच है, जो सारा के सारे का परिवार, पिताजी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी भी अच्छी है, और इसीलिए उनको शहर आना पड़ा। बाकी तीनों भाई अभी भी खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, सब कुछ है, सब ठीक करते हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, गांव में हमेशा जाने का शौक़ रहता है। तब मेरी उम्र थी कुछ 13 वर्ष के आसपास, और जो मेरे दूसरे चाचा जी ना, उनकी शादी पहले हो चुकी थी। मेरे पिताजी ने शादी बाद में कराई थी, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह करनी थी, जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह करके क्रैक करना था, जो भी इनकी अच्छी पोस्ट थी, तो इसलिए उनकी शादी पहले हो चुकी थी। इसलिए उनकी जो बेटी थी ना, वो बड़ी थी, साक्षी बड़ी थी इनसे। साक्षी की उम्र थी कुछ 15 वर्ष के आसपास। और जो तीसरे चाचा जी थे और चौथे चाचा जी थे, इनकी जो एज थी हमारे पिताजी और जो दूसरे नंबर वाले चाचा जी इनसे काफ़ी कम थी। तो जो सबसे छोटे चाचा जी है, जैसा मैंने कहा कि उनके घर में हुआ बेटा,
अब खुशियाँ मनाई जा रही थी, बहुत सब एंजॉय कर रहे थे। अब धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हुए और उसके बाद फिर एक माहौल बन गया। मेरे भी जो बुआ जी के लड़के आ रहे थे, मासी जी के लड़के, बच्चे, भाई बहनें और जितने रिश्तेदार आ रहे थे, और एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छा बिल्कुल जैसे शादी वाला माहौल होता है वो है। अब रात के समय में अगले दिन रात के समय का प्रोग्राम रखा हुआ था, और जो बिल्कुल पास वाली ज़मीन है वहाँ पर टेंट वगैरह का सारा काम शुरू हो रहा था। खैर अब अगले दिन जो है वो प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद फिर जो लोग आए थे उन जाना शुरू हो गए, लेकिन सबका ये प्रोग्राम था कि भाई अगले दिन तक भी मतलब ये जो बड़े लोग हैं, मतलब घर के बड़े हैं, इनका खाने पीने का प्रोग्राम चलता रहेगा। अब ये मेन प्रोग्राम से अगले दिन की बात थी, अगली रात की बात थी बेसिकली। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो, अब इनका जो मेन घर था ना, मेन घर कैसा था, जैसे आप कई गांव में देखते हैं ना कि पहले घर में बेहड़ा होता है, खाली जगह होती है, फिर घर होता है, लेकिन इनका उल्टा था। इनके पहले मेन घर था ऊपर, और पीछे की तरफ घर के बैकयार्ड में इनकी बहुत बड़ी पीछे खुली जगह थी। वहाँ पर लेडीज़ वगैरह अपना जो भी संगीत वगैरह का, संगीत मतलब शादी में होता है, लेकिन अपने एक खुशी मनाने का जो होता जरिया वैसे ही एंजॉय कर रही थी, और ऊपर जो मर्द थे अपने वो लिटिल लिटिल लगा रहे थे। ऐसे में एक आवाज़ आती है दरवाजे के खटकने की। लोहे का दरवाज़ा था, बड़ा दरवाज़ा था, और वो कई दरवाजे होते हैं ना टीन के बने होते हैं, बिल्कुल स्पाट शीट होती है ग्रे से कलर की, आप जान के होंगे। वैसा दरवाज़ा था। जब दरवाजे को खटखटाया गया तो बहुत आवाज़ आई, क्योंकि खटखटाया किसी ने अपनी फिंगर से, हाथ से नहीं था, चिमटे जैसी लोहे की चीज़ से खटखटाया था, जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी ऊंची आई। अब जैसा मैंने कहा कि हमारे बड़े जो ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, हम जो बच्चे थे वो बिल्कुल पास के कमरे में ही खेल रहे थे, अपना खेल में लगे हुए थे, और बालकोनी दोनों की कॉमन थे। क्या होता है कि जब आवाज़ खटकने की आती है एक दो बार तो सारे शायद इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे जो सबसे छोटे चाचा जी हैं, जिनके बेटे का ये सब प्रोग्राम था, ये बड़े गुस्से से दरवाज़ा वो खिड़की खोलते हैं कि कौन है यार जो इतना परेशान कर रहा है। तो सामने देखते हैं रात के समय में एक फ़कीर टाइप आदमी जो है वो खड़ा हुआ था। बाबा जी थे, दाढ़ी थी लंबी लंबी, तो वो इनकी तरफ देख के ऐसे, जैसे कई फ़कीर होते हैं ना जो ओवर करते हैं, जीते रहो बेटा जीते रहो। तो अब ये चाचा जी बड़े गुस्से से बोलते हैं, बोलो क्या काम है। तो वो फ़कीर कहता है कि एक फ़कीर को क्या काम हो सकता है बेटा। तो वो बोलता है हाँ हाँ बोलो क्या काम है। तो कहता, वो जो फ़कीर था वो कहता है कि बेटा कुछ पैसे दे दोगे तो मदद हो जाएगी, तीर्थ यात्रा पे जाना है, इसी बहाने तुम्हें दुआएं मिलेंगी। अब जो चाचा जी थे वो थोड़े से, जैसे अब शराब भी पी हुई थी, और कहते हैं ना कि खुशियों में बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए, इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, बहुत कुछ, तमीज़, संस्कार। शायद चाचा जी भी भूल चुके थे। अब चाचा जी उसको बड़े गुस्से से कहते हैं, अरे तेरी दुआओं के सारे बड़ा हूँ मैं क्या, ये देख इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा फंक्शन कराया है, और तू कह रहा है कि दुआएं देगा, तेरी दुआ को भूखा हूँ। बदतमीजी। खैर वो जो शख्स थे वो अब कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, परमात्मा कृपा करे तुम पर, और ऐसे ही तुम बहुत तरक्कियां करो। मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है, मैंने तो कहा कि बस तीर्थ यात्रा के लिए अगर पैसे हैं तो दे दो। हाँ अगर वो देने की इच्छा नहीं है तो भूख लगी है, कुछ खाना ही दे दो, वो तो तुम्हारे पास देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देख के जब ये थोड़ी सी बहसबाजी हो रही थी, मेरे पिताजी भी पास खड़े हो गए, दूसरे चाचा जी भी हो गए, और वो इनको समझाने लगे कि कोई ऐसे नहीं बात करते भाई। वो चाचा जी थोड़े थे भी बदतमीज, मतलब उनको थोड़े से ना पैसों का घमंड रहता था। तो ये कहते हैं कि अपना चाचा जी बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। अब ना कहते हैं कि मौके की नज़ाकत होती है ना, जो इनका परिवार यानी कि सागर के माँ थी, सागर के पिता थे, और जो तीसरे नंबर वाले चाचा जी थे ना, ये दो परिवार सिर्फ थोड़ा सा ना टोक रहे थे कि भाई थम जा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं देना तो ये, मतलब उनके जो तीसरे नंबर वाले चाचा जी वो भी हाथ जोड़े थे कि बाबा जी हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, मैं नीचे आता हूँ,
इसी दौरान जो घर की लेडीज़ भी बाहर आ गई और उसमें से चारों की चारों यानी इनकी मदर भी और बाकी तीनों चाची भी। अब उनमें से भी सेम चीज़ कि जो छोटी चाची हैं वो तो चलो मतलब अभी एन्जॉयमेंट हुई थी तो सभी एन्जॉय कर रहे थे और जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो वो और उनके बच्चा ही था। तो वो भी शायद किसी पता नहीं किस ताप में और बड़ी अजीब सी बातें करने लग पड़ी कि हमारे तू खुशियों में दखल डाल रहा है, ये कर रहा है। अब इनकी माँ और जो तीसरे नंबर वाली चाची हैं वो भी इनको भी समझा रही हैं कि अरे अरे ऐसे नहीं बोलते, घर में बुजुर्ग आए हैं, मतलब जो घर है दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा वो जिसमें मेरे पिताजी यानी कि सागर के पिताजी और तीसरे नंबर वाले चाचा जी और नीचे जो लेडीज खड़ी थी उनमें से भी इनकी माँ और इनके तीसरे नंबर वाली चाची, दूसरे नंबर वाली बेसिकली होगी जो तीन भाइयों में से। और ये अब ऐसा ऐसा सारा वातावरण चल रहा है, बहसबाजी हो रही है। और ये जो चाचा जी हैं वो तो बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल टोन में आ चुके थे, शराब भी ज़्यादा पी हुई थी। अब ये ना गाली गलौज करने लग पड़े। कुछ समय तक वो जो साधु थे वो बड़े शांत शांत खड़े रहे, शांत खड़े रहे, शांत खड़े रहे। अचानक उनके मन में क्या आता है ये नहीं पता किसी को। वो कहते हैं तो ठीक है बेटा, कुछ मांगा था तुझसे खाने की सिर्फ 2 रोटियां, वो तुम्हें देने नसीब नहीं हुई, कोई बात नहीं। अभी ये क्या करते हैं, अपने कमंडल में से कुछ पानी निकालते, कुछ बूंदे इनके घर की तरफ मारते हैं और चलते हैं। किसी को समझ में नहीं आया कि उन्होंने किया क्या। शायद कुछ अंदेशा मेरी माँ और मेरी चाची जी जो दूसरे या तीसरे नंबर, ओवरऑल तीसरे नंबर वाले भाई थे, उनकी वाइफ और इनकी दूसरे नंबर वाली चाची होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी सहम की। और इनके पिताजी भी, अरे ये बाबा जी गुस्से में गए हैं, रुको रुको यार मैं उनको रोकता हूँ, मैं कुछ उनको खाने को देता हूँ। तो इनके चाचा जी जो कहते हैं नहीं नहीं रुको रहने दो भैया, इनका तो रोज का काम है। अरे आप शहर में रहते हो, आप तो दिन भर जॉब में जाते हो, भाभी से पूछो ना, ऐसे लोग दिन में कितने आते हैं, परेशान कर जाते हैं। एक बार इनको खाना डालेंगे ना ये रोज के रोज चलते आएंगे। खैर अब खुशियों का माहौल था, फिर माहौल को ठीक करने की कोशिश की जाती है और अपने अपने कामों में सारे लग जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो घर के लोग थे उन्होंने थोड़ा सा स्टे करना था 3-4 दिन पहले। दूसरे दिन तो प्रोग्राम हो गया था, तीसरा दिन ये था और 2 दिन और इनका बंदोबस्त था जिसमें बुआ वगैरह भी आई थी। उन्होंने सब, वो तो स्पेक्टेटर थे, मूक दर्शक थे, बस वो ना कुछ बोलने लायक थे और ना कुछ कहने। लेकिन जो कुछ भी हुआ उस रात, वो शायद एक चीज की नींव रखा था इस घर में कि अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो ठीक नहीं होगा, वो बहुत बुरा होगा। और ऐसा हुआ भी। सुबह का समय था, अचानक बाथरूम से चीखों की आवाज आने लग पड़ती है। क्या होता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जो दूसरे नंबर वाली, पहले नंबर जो इनके यानी कि दूसरे इनके भाई थे, उनकी वाइफ के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। अब ये जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे छोटे वाले भाई जो सबसे ज़्यादा उछल रहे थे, अचानक उनका पैर भी स्लिप होते होते बचता है। तो वो क्या पाते हैं कि जो सारा फर्श है वो बड़ा स्लिपरी सा हुआ है, जैसे किसी ने तेल से इसको बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है। और इसकी वजह से जो इनकी भाभी थी, दूसरे नंबर वाली भाभी, वो गिर गई। अब एक और जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, अचानक से उनकी जब गिरने से कूल्हा वगैरह टूट गया, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। टूटा नहीं था, फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन वगैरह की नौबत नहीं, लेकिन चोट काफ़ी लगी। खैर मरहम पट्टी वगैरह जो कुछ भी करा के इनको घर लेकर आया गया। और थोड़ी सी घर में परेशानी होगी कि भाई एक तरफ जश्न बन रहा है और एक तरफ एक घर का जी बेड पर पड़ गया। अब ये सब हैरान है कि भाई बाथरूम में ये तेल डाला किसने। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, कोई भी सवाल का आंसर सिर्फ नाम में दे रहा है, हमें तो नहीं पता भाई, हमें तो नहीं पता कौन है कौन है कौन है। खैर अब बात आई गई हो जाती है और धीरे धीरे शाम होने को होती है। और शाम जो दिन, और ये जो दिन ढल रहा था वो नॉर्मल दिन नहीं ढल रहा था, वो शायद इनके घर की खुशियों का, किस्मत का दिन भी ढल रहा था। अब शाम के समय में क्या होता है कि जो इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ जो सबसे छोटी मतलब चाची, उनकी बात कर रहा हूँ, वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जल्दी से भाग के उनके पास जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते हैं कि मुझे कुछ परछाइयाँ नज़र आ रही हैं आसपास और वो कह रही हैं कि तेरे बेटे को लेकर जाएंगी। अब
ये सारे डर जाते हैं। और आमतौर पर धारणा भी होती है जब बच्चा छोटा होता तो उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। ऐसी कुछ जो ताकतें होती हैं वो घर में दाखिला ले लेती हैं, कुछ ऐसे बच्चे को नुकसान या बच्चे बच्चे दोनों को नुकसान करने की कोशिश करती हैं। ज़्यादा किसी ने सीरियसली नहीं लिया, यही सोच के सबने कहा कि चलो ठीक है, गंगा जल छिड़क देते हैं, आसपास कर जो भी कर देते हैं। और अभी भी भाई भाभी को भी चोट लगी है तो ज़्यादा सबका ध्यान उस तरफ था। इस बात पर कोई ज़्यादा गौर किसी ने किया नहीं। अब ना धीरे 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 करके कुछ ना कुछ किसी को प्रॉब्लम हो रही थी। रात आते आते घर में सभी मेंबर्स में से किसी ना किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम। बच्चे रो रहे हैं, किसी को उल्टियाँ आ रही हैं, किसी को दस्त लग गए हैं, बड़ों में से किसी को बहुत चक्कर आ रहे हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 5 लोग थे, 5 लोग, जिसमें मैं, मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, जिन्होंने बचाव करने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ 7 लोग थे जिनको फिलहाल किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जिनमें सागर खुद, उनके माता पिता, उनके दूसरे नंबर वाले चाचा चाची और उनके 2 बच्चे। इसको छोड़कर, इन सबको छोड़कर सबको कोई ना कोई समस्या आ रही थी। उधर जो बुआ जी थी उनकी तबीयत खराब होगी, फूफा जी की तबीयत भी अचानक से खराब होगी। मेरे पिताजी को शायद कुछ अंदेशा हो चुका था तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा कीजिए, आप चले जाइए, मतलब यहाँ से ना चले जाइए, कुछ समस्या मुझे लग रही है। अब बहन उनको पूछने की कोशिश करती है, इनके जो मतलब फूफा जी हैं वो काफ़ी समझदार थे तो वो भी थोड़ा सा करते हैं कि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप ऐसा मत कीजिए कि हमें भेजिए भाई, अब थोड़ी समस्या लग रही है तो हम आपका साथ नहीं, मैं देख लूँगा, आप चाहिए। खैर वो जैसे तैसे करके इनको अगले दिन सुबह सुबह रवाना करा देते, भाई तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकलो, जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा समस्या आएंगी। अब ना इनके फादर का गुस्सा भी थोड़ा सा फूट पड़ता है। ये उनको थोड़ा सा डांटना शुरू करते हैं, अपने सबसे छोटे भाई को। भाई तब तो प्रोग्राम था, वही उनका ही प्रोग्राम तो था, उनके बच्चे का प्रोग्राम था, तो तब अगर कहते तो मूड खराब होता, लेकिन अब वो खासा सुना रहे थे उनको भी, और जो दूसरे नंबर वाली है ना चाची हैं जिनके अभी कूल्हे पे चोट लगी, और उनके हस्बैंड को भी, कि भाई तुमने बहुत गलत किया उस दिन, हम तुम्हें सबको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम पता नहीं किसी और ही तफूर में थे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें अभी भी उस बाबा जी की शरण में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने पानी को छिड़का था, कुछ ना कुछ तो समस्या है। अब जो इनके सबसे छोटे चाचा जी थे वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि भैया आप भी ना, अरे हम गांव के लोग हैं, हमें ऐसी चीज़ों को सोचना चाहिए, पर इसके बिल्कुल उलट आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं शहर में रहते हुए भी। तो पिताजी कहते हैं कि बात गांव या शहर की नहीं होती, बात होती है कि इंसान ऐसी चीज़ों से गुजरता है, वो चाहे यहाँ पर हो, शहर में हो, धरती में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, चांद पे हो, जहाँ पर मर्जी हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एकदम से सबकी तबीयत खराब होना शुरू होगी। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, सिर्फ भाभी को एक चोट लगी है, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, खूब खाया पिया होगा। अब आपको पता है भाई, जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं खाने पीने में कोई परहेज तो करता नहीं है, तो बस हो गया। आप इन चीज़ों के साथ उस बाबा, उस क्या फकीर को क्या आप कर रहे हो। खैर ये फिर चुप हो जाते हैं इनके पिताजी, और कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये अपनी छुट्टियों को बढ़ाने के लिए फ़ोन कर देते हैं कि मैं भी कुछ दिन यहाँ पे रहूँगा, जो शायद इनका बहुत सही फैसला था। अब अगला दिन जब चढ़ चुका था, उसके बीच में इन्होंने अपने जीजा जी और बहन को भेज दिया था और उनके बच्चों को, और इसके अलावा अब घर में जो बीमार वगैरह हो रहे थे, डॉक्टर वगैरह को भी बुला लिया गया था और सबको दवाई वगैरह दे दी थी। और डॉक्टर ने भी कहा था कि फूड पॉइजनिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, भैया आप ऐसी कुछ है नहीं है दिक्कत वाली बात, आप आराम, दिमाग में टेंशन मत लीजिए। खैर अब कुछ ऐसा अगर होता तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये रात थी ना, इस रात में तो जो होता है वो बहुत ही खराब होता है, बेहद खराब होता है। अब क्या होता है कि साक्षी रात के समय में सो रही थी, उसको किसी के हंसने की आवाज आती है। साक्षी उठती है, आंखें मिलती हैं, अपने कमरे से बाहर जाती है। जैसा मैंने कहा कि घर बिल्कुल फ्रंट पे था, उसके बाद पीछे खाली जगह थी, और ये घर के वो बैक साइड की तरफ बालकोनी खुलती थी जिसके पीछे
बहुत खुला आंगन था। उसको हंसने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। अब क्या होता है कि साक्षी धीरे धीरे जाती है, वो क्या देखती है कि जो इनकी चाची, यानी कि जिनके बेटा हुआ था, वो बिल्कुल बनेरे पर बैठी हुई है, इनकी तरफ देख के हंस रही है। और वो कहती है, गिर जाऊं, बोल गिरूं? साक्षी कहती, चाची क्या 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 रे, क्यों गिरोगी, क्यों गिरो, क्या हो गया? नहीं गिरूं, बता, गिर जाऊं? ये देख, ये देख, ये देख। ये ऐसे ऐसे कर रही है। अभी साक्षी ऐसे हाथ करती है, चाची चाची क्या कर रही हो? बिल्कुल चाची नीचे गिरती है और साक्षी जोरदार चीख मारती है। जैसे ही वो चीख मारती है, वो देखती है कि वो सपना देख रही थी। सभी घर के मेंबर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो रो रो के सबको हाले बयां बता रही है कि ऐसे चाची चाची मुझे सपना आया कि चाची ऐसे ऐसे गिर रही हैं, उनको बहुत चोट आई है, बस ऐसे। कहाँ पे चाची, कहाँ पे चाची है? तो चाची आती है कि भाई क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे हूँ साक्षी, सब कुछ ठीक है। तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। और उसके बाद ये सभी कहते हैं कि हाँ भाई साक्षी, क्या हुआ, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अब ये सब जब साक्षी माहौल देखती है कि हाँ भाई सपना और जो रियलिटी है उस दोनों में तो फर्क है। खैर, अब जैसे तैसे करके साक्षी को फिर सोने के लिए कहा जाता है और साक्षी सो जाती है। कुछ देर में कुछ टाइम बीतता है। अब साक्षी को फिर से हंसने की आवाज आती है। अब एक जाने की हंसने की आवाज नहीं आ रही थी, दो जानों की हंसने की आवाज आ रही थी। उसमें से एक आदमी और एक औरत। ये फिर से बाहर जाती है आंखें मलती हुई। अब इसको दो लोग दिखाई देते हैं, सबसे छोटी चाची और उनके पति। ये दोनों वैसे ही बनेरे पर बैठे हुए थे और कहते हैं, बोल गिर जाएं, बोल गिरे, अभी गिरे, बताएं तो ये कैसे गिरते हैं। इसको लगता है कि फिर मैं सपना देख रही हूँ। अरे चाची फिर आप मत गिरिए, मत गिरिए। तो इसके चाचा, नहीं नहीं, अभी गिर जाते हैं, बताओ कैसे गिरते हैं, पीछे पीछे हो रहे हैं। तो साक्षी कहती है, हाँ जी अब गिर जाइए, गिर जाइए, कोई बात नहीं, सपना तो देख रही थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों पीछे होते हैं, गिरते हैं, ठक की आवाज आती है। साक्षी को लगता है कि मैं भी उठूंगी, आसपास देखूंगी, लेकिन नहीं। अब आवाजें आ रही थी कुर्राने की, दर्द से। साक्षी जल्दी से जाती है, नीचे देखती है, उसके चाचा चाची गिरे पड़े हैं। अब एकदम से घर की लाइटें जलती हैं, सबको बात सुनी थी। और देखते देखते सभी, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे गिर गए? साक्षी अब ऊंची चीख मारती है। जैसे ही वो देखते हैं साक्षी को, अरे साक्षी तूने? साक्षी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे तो लगा कि सपना है, और ये ऐसे, मैंने आपको अभी सपना बताया था, ऐसे ही हुआ सेम। गनीमत थी कि जो वो हिस्सा था वो कच्चा था, बुरी बुरी मिट्टी थी, जिसकी वजह से इनको चोटें नहीं उस हिसाब से आई। जैसे एक सर पीछे से गिरे हैं, सर नहीं फटा, और फ्रैक्चर्स वगैरह आए। इनको लेकर जाया गया हॉस्पिटल। और अब घर के 3 लोग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, बुरे तरीके से। साक्षी दिमागी तौर पर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, क्योंकि वो सपने और हकीकत में फ़र्क ही नहीं समझ पा रही थी। सपने में जब उसकी चाची गिरी, उसको लगा कि ये असलियत है, और जब असलियत में उसके चाचा और चाची गिरे, उसको ये लग रहा था कि ये सपना है। अभी भी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो सपना है या हकीकत, कुछ नहीं मालूम था। और उसके चाचा और चाची को पूछा गया कि भाई तुम क्या करने आए थे वहाँ पे? तो कहते हमें कुछ नहीं पता, हम तो सो रहे थे, और जब हम उठे हैं तो हम ऐसे ही नीचे पड़े। जान बच गई। अब एक नन्ही सी जान है जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू की है, और उसकी माँ और पिता ऐसे बेड पर पड़ गए। अब तो इनको पूरा विश्वास हो चुका था कि भाई ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या बहुत बड़ी है। और देखो, सिर्फ और सिर्फ हमने साथ दिया उस पापा का, उसको मतलब कोशिश की कि ये लोग उसके बारे में कुछ ना पढ़े। सिर्फ हमारे परिवारों के साथ, मतलब हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। एक बंदा अभी भी बचा था जिनकी वाइफ का खुला फ्रैक्चर हुआ था, उसके हस्बैंड। अब वो सबसे ज़्यादा डर रहे थे इनके, यानी कि पहले चाचा, सबसे बड़े चाचा। अब ये सभी सलाह करते हैं, भाई जितने भी भाई थे साबुत बिल्कुल, कि भाई कुछ किसी ना किसी बाबा को बुलाओ। तो इनके जो
चाचा जी हैं पहले, बड़े चाचा जी, वो किसी बाबा को लेकर आते हैं। अब एक और सिलसिला शुरू होता है। जैसे ही कोई बाबा आता है, इनकी घर के दहलीज के पास आता है, वो बस भागने की करता है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरे बस, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। खैर अभी ये भी सभी के सभी हैरान परेशान कि ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब सबकी रोने वाली शक्लें बनी हुई थी, और एकदम से जिस घर में 2-3 दिन पहले खुशियां मनाई जा रही थी, अब वहां पर बिल्कुल मनहूसियत छा चुकी थी, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, और शायद अब वहां पर मौत नाच रही थी। क्योंकि जो पड़े हुए थे उनका भी कुछ नहीं पता था कि उनके साथ अब क्या होगा, और जो बचे कुचे थे उनका भी कुछ नहीं पता था। खैर अब धीरे धीरे जब दिन बीतता जा रहा था, रात होने को थी, तो सबके दिल डर रहे थे कि बड़ों के साथ तो कुछ हो रहा है, बच्चों के साथ, इनके साथ अगर कुछ हुआ तो हम कैसे सह पाएंगे। अब इनके पिताजी भी बड़े परेशान, और रात का समय था। रात के समय में एक जोरदार चीख सबकी नींद को तोड़ दिया। वो इनके सबसे बड़े चाचा की चीख थी। जल्दी से भागते हैं उनके कमरे की ओर कि क्या हुआ क्या हुआ। जब वो जाके देखते हैं, सब देखकर सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि वो चीखे तो मार रहे थे, लेकिन किस वजह से। सामने का नज़ारा ये था कि वो चीखे मारी जा रहे थे और अपने बाल नोचे जा रहे थे। उनके नाखूनों से खून निकल रहा था, उनके बाल नीचे की तरफ गिर रहे थे, और बस वो अपने दर्द को महसूस कर पा रहे थे, अपने हाथों को नहीं रोक पा रहे थे अपने आप को नुकसान पहुंचाने से। जैसे ही ये देखते हैं, जल्दी से जो इनके दूसरे नंबर वाले चाचा जी और इनके पिताजी इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पागल, कर क्या रहा है तू? भैया मुझे नहीं पता, मैं क्या, ये खुद ब खुद ही तो किए जा रहे हैं। अपने वो खुद को नाखून मारना शुरू करते हैं, चेहरे पर भी निशान पड़ जाते हैं, और ये देखकर तो बच्चे इतना डर जाते हैं। जल्दी से बच्चों को साइड पे किया जाता है, इनकी माँ और इनकी जो चाची है दूसरे नंबर, उनके द्वारा कि चलो तुम सो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। फिर उनको लेकर जाया जाता है डॉक्टर के पास, और आनंद फन में जो भी फर्स्ट एड वगैरह की जाती है, लेकिन बहुत नुकसान हो चुका था। बाल तो उनके जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और सर पर भी बिल्कुल गहरे गहरे निशान थे, और डॉक्टर ने कहा कि शुक्र है दिमाग तक ये चोट नहीं पहुंची। हालांकि स्कल बहुत, हड्डी बहुत मजबूत होती है, लेकिन नाखून की जो थे, अभी उनके नाखून भी बड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे उंगलियां धंस चुकी थी। ये सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक्य था जो भी इन्होंने देखा था। अब इनके पिताजी के हौसले भी पस्त होने शुरू हो चुके थे कि करें तो करें क्या। 2 दिन के अंदर अंदर हमने 3-4 बाबा बुला लिए हैं, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा, क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बस जब आसपास के गांव के लोगों को भी पता लगना शुरू होता है, वो भी डर जाते हैं। फिर जो इनकी बुआ गई थी, वो वहाँ पर जाकर, बुआ और उनके हस्बैंड, इनके फूफा जी, वो वहाँ पर जाकर बिल्कुल ठीक थे। तो जब उनको पता लग चुका था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो इन्होंने मना किया था पहले कि नहीं तुम मत आना, कोई दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब इतना कुछ हो चुका था, तो तभी अपने आप को रोक नहीं पाए। अब जब ये आए तो उन्होंने हाल देखा, तो बस इनकी भी यही बहन है, बहन भी दिल होता है, और वो अपने भाइयों की, भाभीयों की दशा देखकर तो वो भी रोने लग पड़ी। अब उनके हस्बैंड यानी उनके जीजा, सागर के पिता के, कहते हैं कि भैया आपने कुछ, आपको अजीब नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही है? भैया कहते हैं, इनके फादर कहते हैं कि भाई सब लग रहा है, लेकिन कोई हाथ ही नहीं पकड़ा आ रहा भाई, जो भी बाबा लेकर आ रहे हैं भागे जा रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास ना एक पंडित जी हैं, मतलब बहुत, जैसे कहते हैं वो संती हैं और सन्यासी हैं, तो अगर आप कहो मैं उनको लेकर आऊं। तो वो कहते हैं कि भाई बड़े से बड़ा तांत्रिक है, घर की दहलीज पार नहीं कर रहा, और वो क्या करेंगे आकर, भाई संत है तो वो इन चीज़ों का निपटारा नहीं करते। कहते नहीं, आप समझ नहीं रहे, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, अगर आप एक बार कहें तो मैं उनको लेकर आऊँ। तो कहते भाई लेकर आओ, फ़ोन कर लो पहले। कई बार होते, कहते नहीं फ़ोन वगैरह नहीं रखते। कहते भाई फिर जाओ। अब वो जाते हैं, और अगले दिन वो आते हैं। अब इनके पिताजी और इनके जो चाचा जी हैं दूसरे नंबर वाले, और इनकी माँ और उनकी चाची, ये जूम कर रहे थे कि भाई वो संत दहलीज के पास आएंगे और वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन जब वो
दहलीज के पास आते हैं, आके वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, नूर उनके चेहरे से बिल्कुल साफ झलक रहा था। जैसे ही वो दहलीज के अंदर कदम रखते हैं घर की, इनको फुर्सत की सांस आती है कि शायद अब कुछ बन पाएगा। खैर, अब ये जब घर में आते हैं, इनकी आवभगत की जाती है, इनको बिठाया जाता है, वो घर का सारा मुआयना करते हैं। कहते हैं कि बेटा, जब कोई इंसान बदतमीजी करता है ना, तब तो उसको पता नहीं लगता, लेकिन जब उसका अंजाम भुगतता है ना, तो फिर उसको एक एक शब्द याद आता है कि उसने क्या कहा था। सही बोल रहा ना भूषण? ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने बोला। भूषण जो इनके सबसे छोटे चाचा जी। अब ये जो पिताजी इनके, ये अपने जीजा जी की तरफ मुंह करते हैं कि आपने बताया, इशारा करते, कुछ नहीं कहा भाई, मैंने तो कहा कि घर में दिक्कत आओ। वो हंसने लग पड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं। अब इनको थोड़ा सा विश्वास हो चला था कि भाई बात है, भाई कुछ ना कुछ तो बात है। अब वो आंखें बंद करते करते बोलते जा रहे थे कि भूषण, बच गया तू। पता क्यों बच गया? तेरा सारा परिवार में किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि अच्छे कर्म किए होंगे तेरे माँ बाप ने, तेरे बड़े भाइयों ने, उसकी वजह से चीज़ें असर इतना कर नहीं रही। अब इनके पिताजी मन ही मन में सोच रहे हैं कि असर नहीं कर रही, इससे ज़्यादा असर क्या करेंगी। अभी 3 जानों की हड्डियां पसलियाँ टूट चुकी हैं। एक अपने बाल नोच नोच के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। एक बेचारी बिटिया, उसकी मानसिक संतुलन एक किस्म का ख़राब हो गया कि वो यही नहीं सोच पा रही कि सपना या हकीकत। बच्चों की तबीयत खराब, हम इन सबको देखकर बीमार हो रहे हैं किस्म के। अब जब इसके बाद वो आगे जिक्र करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि देखो, बात ऐसी है कि करने को तो मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैंने करना नहीं है। तो अब ये हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा जी ऐसा मत कहिए, हमसे जो गलती हुई है हम उसकी पूर्ति करते हैं। कहते बात ऐसी है कि तुमने ना गलत से पंगा ले लिया। अब ये कहते हैं कि समझे नहीं। कहते जो उस दिन फकीर आया था ना, वो था प्रेत बाबा। प्रेत बाबा, पहली बार, सबने पहली बार ये शब्द सुना था। मुझे लगता है कि शायद आपने भी पहली बार ही सुना होगा। फकीर बाबा, फला बाबा, ढिमकाना बाबा तो सुना होगा, प्रेत बाबा। अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसे फकीर होते हैं जिनकी राह चलते मौत हो जाती है, कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। प्रेत मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक वो भटक रहे हैं तब तक तो वो प्रेत ही हैं। चाहे वो जितना मर्जी पहुँचे हुए हों, जो भी आत्मा इस संसार में अभी तक भटक रही है वो प्रेत ही है, उसको प्रेत ही जानो। जब वो अपने ईश्वर से नहीं मिलती, जब वो इस धरती से नहीं जाती, किसी लोक में नहीं जाती, इस लोक में भटकती है, वो प्रेत ही कहती है। ये भी किसी फकीर का प्रेत था। अगर तुम उसे खाना दे देते, कोई समस्या नहीं आती, उल्टा तुम्हें दुआएं मिलती, तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी होती। लेकिन भूषण ने तो उसके बाद जो तिरस्कार किया, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ भी करता, मुझे कभी गुस्सा आता नहीं, बहुत कम आता है, लेकिन मुझे भी आ जाता। मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी बेइज्जती कर रहा है वो। आंखें बंद की हुई थी, बिल्कुल ध्यान लगा हुआ था। और ये तुम्हारे घर की जो ये स्त्रियां हैं, ये भी ऐसी निकम्मी हैं, इनको भी कोई अकल नहीं सिखाई। कैसे बेइज्जती कर रही थी उस बेचारे की, बिल्कुल आंखें बंद करके बोले जा रहे हैं। और जो भी चल रहा था, बस सब ये सर ही झुका सकते थे, जिनके साथ भी हुआ था, जिन्होंने भी किया था। अब जब वो आंखें खोलते हैं ना, तो ये इनके पिता हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा जी चलो, मैं सबसे बड़ा होने के नाते माफ़ी मांगता हूँ, और वो जो भी अब है रूह है, मुझे बताइए उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहता है कुछ नहीं, बस गरीबों को खाना खिला देना, खुश हो जाएगा वो उससे। कहते भाई जितनों कहोगे खिलाएंगे, कितनों का भोज कराना है हम करा देंगे, बस हमारा इनसे पीछा छुड़ाइए। कहते प्रेत से, वो प्रेत बाबा से तो पीछा आपका छूट चुका बड़ी देर का। वो तो जब यहाँ से गए थे वहीं तभी से पीछा छूट गया। तो फिर कहते हैं कि फिर ये सब घर में क्या हो रहा है? कहते हैं बेटा, वो जो छोड़कर गए थे ना, वो सब कुछ कर रहे हैं। अब कहते हैं कि मतलब जो सब ये कुछ कर रहे हैं, ये प्रेत बाबा नहीं कर रहे। कहते नहीं, जब वो जाने लगे थे उन्होंने क्या किया था?
तो इससे पहले इनके पिता कुछ बोलते कि वो, मैं बताता हूँ, उन्होंने अपने कमंडल में से पानी निकाला, छींटे मारी, ऐसा किया था ना? कहते हाँ हाँ जी। वो जितनी बूंदें तुम्हारे घर के अंदर गिरी ना, उतने ही प्रेत छोड़ कर गए। अब खुद सोच लो कितनी बूंदें गिरी होंगी। अब इनको समझ में आता है कि भाई घर में इतने लोगों के साथ कैसे कांड हो रहा है। सबको एक एक प्रेत पकड़ लिया। किसी की टांग तोड़ रहा है, किसी को छत से फेंक रहा है, किसी के बाल नोच रहा है, बच्चों को दस्त हुए जा रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को दिमागी तौर पर बीमार कर रहा है। जिन्होंने भी उन प्रेत बाबा के साथ सहानुभूति पेश की, उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, बाकी सबकी क्लास लग गई और उनके बच्चों तक की भी। अब वो कहते हैं कि जल्दी से गरीबों की सेवा का प्रबंध करो, मैं तब तक यहीं पे रुकूंगा। ये हो सकता है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, उसके बाद फिर देखेंगे। अब ये जल्दी से भंडारे का बंदोबस्त करते हैं, आसपास के गरीबों को ना ही सिर्फ खाना देते हैं बल्कि वस्त्र देते हैं, पैसे भी देते हैं। और ये जो बाबा जी हैं वो कुछ 3 से 4 दिन रहते हैं, तब तक ये अनुष्ठान भी करते हैं, घर का शुद्धिकरण भी करते हैं। जिन जिन को चोटें लगी थी, बच्चों को समस्याएं थी, सबको मौली बांधते हैं, उनको पूजा में बिठाते हैं। जो नहीं बैठ सकते थे उनके, जैसे अब इनके चाचा चाची और उनकी एक जो पहले सबसे बड़ी चाची थी, उनको भी दिक्कत कितनी आई थी, और जो उनके चाचा जी तो बस उनका तो सारा हुलिया ही ख़राब हो चुका था। इनको छोड़कर फिर इनको भी मतलब किया जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि इनके साथ तो कांड हो चुका था। जब ये खाना वगैरह दे देते हैं, फिर आंखें दोबारा बंद करते हैं वो बाबा। तो फिर वो बड़े ना प्यार से कहते हैं, प्रेत बाबा जी अब आप ठीक हो? अब आप नाराज़ तो नहीं हो ना? जा सकता हूँ मैं? बता दीजिए, ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए, ये लोग ये ना कहें कि वो बाबा भी ढोंगी था। अच्छा ठीक है, बस ये कह के जल्दी से उठते हैं और कहते हैं कि जो इनके मतलब जीजा जी लेके आए थे, सुरेश चल चले। तो अभी ये इनके पिताजी कहते हैं, बाबा जी आपकी सेवा करने का मौका तो दीजिए, मतलब कुछ भेंट करना चाहते थे। बाबा जी कहते हैं नहीं, बस चलना है बस। तो जो इनके जीजा जी थे वो इशारा करते हैं कि कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो तरबियत कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, कुछ उनको मांगने का, कुछ उनको लोभ नहीं था। बस वो गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे स्थिति सुधरती है और सब ठीक होने लग पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा ठीक होते हैं छोटे चाचा जी। उसके बाद घर में कभी शराब नहीं है। शराब ही तो हर फसाद की जड़ है। एक इंसान घमंडी हो और ऊपर से शराब पी ले, इस चीज़ का मिक्सचर सबसे खतरनाक मिक्सचर होता है। अभी ये सब कुछ आपने सुना। खैर, ये विनय भी सुन रहा था। अब विनय डर रहा था, बहुत डर रहा था। कारण क्यों? क्योंकि आज शाम को उसने एक बाबा की बेइज्जती की थी। हालांकि सागर ने उन बाबा जी को खाना खिलाया, चाय पिलाई, और विनय को अब इस चीज़ का पता लग चुका था, इस कारण का पता लग चुका था कि क्यों कराया। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो उसके घर में उसकी आंखों देखी थी, उसने ब्याह कर दी थी। और यह सच में विनय के लिए किसी फिल्म से कम नहीं थी, किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। अब विनय हाथ पांव जोड़ रहा था, भाई मेरे साथ कुछ तो नहीं होगा। विशाल हंसता रहे, भाई सारे थोड़ा प्रेत बाबा होते हैं। कहता भाई अगर हुए तो, कहते हुए तो बस ठीक है, फिर तुड़वा लेना हड्डी एक आधी, बख्श देंगे। विनय कहता अरे भाई मजाक सूझ रहा है, मेरी शादी है। कहता फिर क्या हो गया, शादी है तो तेरी बीवी भी साथ में भुगतेगी। खैर सागर मजाक के मूड में था, और वो कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, वो संतुष्ट होकर गए हैं ना, खाना खा कर गए हैं। अब वो प्रेत बाबा होंगे या फिर वो सच में कोई नॉर्मल बाबा हो गए, चाहे कोई ढोंगी भी होगा, लेकिन पेट तो भरा ना, अपने कर्म की वो खुद खाएगा। पेट तो भरा, बस चिंता नहीं करनी। खैर, हाँ, आई होप कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, और मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ भाई, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, और मैं पर्सनली खुद हर एक को मना करता हूँ भाई, मैं पैसा वगैरह तो नहीं दूंगा। हाँ, किसी ने कुछ खाना है ऑन द स्पॉट सामने खिला दो, वो हम करते हैं। हमारे घर में कोई आता तो मैंने पहले स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि भाई पैसा कोई नहीं, ईमानदारी की कमाई है, हलाल की कमाई है, और इस कामों में नहीं जानी चाहिए कि हमसे लेकर कोई रात को अपनी शराबें पिए।
हाँ खाना है भाई, जितने खाना है खाओ, जितना पेट भर खाना है भरपेट खाना है, जैसे मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। सामने खा के जाओ, पता लगे कि आपकी ज़रूरत पूरी होगी, आपकी उधर पूर्ति हुई। लेकिन पैसा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ जगह पे विनय ठीक था, बहुत सी जगह पे सागर ठीक था। सागर का ठीक होना बनता था, क्योंकि उसने जो देखा था उसके बाद वो किसी भी बाबा को, वो चाहे कोई ढोंगी बाबा ही हो, चाहे जैसा मर्जी हो, कह नहीं सकता था कि भाई मैं कुछ नहीं दूंगा। अब आप खुद सोचिए कि किसी को आप बदतमीजी से मना कर दें और कहीं वो सच में प्रेत बाबा निकल जाए।